या अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल के बारे में। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, थॉमसन के बाद उनकी कुछ कमियां रही थी, यानी कि वो स्टेबिलिटी वगैरह को नहीं समझा पाए। तो अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने वैसे तो एक बहुत अच्छी बात बताई, न्यूक्लियस के बारे में बताया। रदरफोर्ड ने ये बताया कि न्यूक्लियस है और कुछ इस तरीके इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस को तो कम से कम रदरफोर्ड लेके आए, वरना थॉमसन ने तो सिर्फ कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इनको न्यूट्रल बता दिया था इस तरीके से। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ठीक है, अब देखो इन्होंने कैसे की, कुछ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आई नो माई डायग्राम इज नॉट मच गुड, सो प्लीज डोंट जज माई डायग्राम। देखो क्या था, इन्होंने अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया। क्या क्या, इन्होंने अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। किससे करवाई, ये है गोल्ड फॉइल, ये जो मैंने यहाँ पे ली है ये है हमारी गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल है। देखो फिर वापस वही क्वेश्चन की गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, मतलब गोल्ड की फॉइल क्यों ली, कुछ ज्यादा ही अमीर थे क्या, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं, मतलब इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों ली, कुछ बहुत ज्यादा रिच थे क्या। देखो रिच वगैरह का कुछ नहीं है, गोल्ड फॉइल इन्होंने इसलिए ली क्योंकि गोल्ड, बेरिलियम ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना जिनको पीट के पतला किया जा सकता है। मेलेबल वर्ड सुना होगा छोटी क्लासेस में, इनको मेलेबल किया जा सकता है। इनको ना पतली शीट चाहिए थी, अगर आप इसका नाम देखोगे बुक्स वगैरह में तो यहाँ पे लिखा मिलेगा गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, नोट थिन बाद में नहीं आएगा, थिन गोल्ड फॉइल, यानी पतली शीट ली थी इन्होंने। पतली शीट क्यों ली, ताकि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग अच्छे से हो सके। ठीक है जी, तो इन्होंने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की ये थिन गोल्ड फॉइल ली, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। कैसे करवाई, और यहाँ पे ये इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे इन्होंने लिया फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट लिया, ये क्यों ली थी, ये इसीलिए ली ताकि जो रेज है आगे से टकराएगी, आगे से बम्बार्डिंग करेगी तो हमें यहाँ पे चमक दिखेगी। ठीक है, मान समझ रहे हो, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी देखा था कि उन्होंने ना जेडएनएस फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली थी। वो क्यों ली थी, ताकि कोई भी पार्टिकल होगा और आके क्या करेगा, कोलाइड करेगा, टक्कर करेगा। ठीक है, तो वो वहां पे हमें कुछ दिख जाए, एक अप्रूवमेंट के लिए इन्होंने ये फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल सोर्स की बम्बार्डिंग कराई और कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरीके से बम्बार्ड किए। अब बम्बार्डिंग किया ना, तो कुछ पार्टिकल्स तो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कैथोड रेज, कैनाल रेज वगैरह वो सब कर रही थी ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किए, बिल्कुल किए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। आगे क्या हुआ, कुछ डिफ्लेक्ट होने लगी, कुछ एंगल से क्या होने लगे, डिफ्लेक्ट होने लगे, यानी मुड़ने लगे। कुछ तो देखो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, कुछ स्ट्रेट लाइन में, और कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखाने लगे। वो क्यों दिखाने लगे, उसका क्या रीजन था, ठीक है नहीं पता था, यहाँ तक चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ ना कि एक मसला हो गया। क्या हुआ, एक पार्टिकल गया और वो वापस आ गया, जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से वापस आ गया, 180 डिग्री एंगल पे वो बाउंस बैक हो गया। एरो का निशान थोड़ा मिस्टेक हो गया इधर, बाउंस बैक हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा रदरफोर्ड साहब के दिमाग में कि भाई ये क्या हुआ, मतलब बाकी सारे पार्टिकल्स जा रहे थे, एक पार्टिकल ऐसा, इकलौता पार्टिकल ऐसा कि जो बाउंस बैक हो गया। इसका क्या रीजन, देखो इसका रीजन ये, उन्होंने ये कहा कि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव रेज है, नॉट नेगेटिव रेज। ठीक है, जैसे कैथोड रेज नेगेटिव थी, तो उसकी तरह यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। आई बात समझ, हाँ जी बिल्कुल आगे बात समझ, ओके जी। तो ये जो पॉजिटिव है न्यूक्लियस है, 1 सेकेंड, उन्होंने कहा कि बीच में कुछ ना कुछ एक ऐसा चार्ज जरूर है जो इनसे रिपल्शन कर रहा है, जो इनसे क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है। तभी कुछ लाइन तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, कुछ डिफ्लेक्शन कर रही थी, यानी उनको कुछ ना कुछ रिपल्शन हो रहा था, और एक तो बाउंस बैक आ गई। मतलब वो एग्जैक्ट उस, कुछ भी पार्टिकल हो उससे टकराई है, एग्जैक्ट मान लो ये न्यूक्लियस इससे टकराई है, एग्जैक्ट इस न्यूक्लियस से टकराई है, और कुछ इस न्यूक्लियस से टकरा टकरा के इस तरीके से बाउंस बैक होगी। ये बात बोली थी रदरफोर्ड साहब ने, तो इनका यही एक मॉडल बन गया। इन्होंने फिर क्या कहा, एट द लास्ट इन्होंने ये बात बोली, कि जो हमारा एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, उस न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब समझ आया कि पॉजिटिव चार्ज उन्होंने क्यों बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। पॉजिटिव चार्ज देखो उन्होंने इसलिए बताया, उन्होंने एक सेटअप तैयार किया, ठीक है किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई, उनको कुछ डिफ्लेक्शन दिखा, डिफ्लेक्शन को फिर भी नजरअंदाज किया, बट बाउंस बैक बाउंस बैक होकर रेज वापस गई ना, डिफ्लेक्शन 180 डिग्री पे गई, मतलब ऐसे गई फिर वापस मुड़ गई, मतलब वहां पे उनको ये डाउट आया
कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि रिपल्शन कर रहा है, और पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपल्शन करेगा, सेम चार्जेस के बीच में लाइक में रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रेस जा रही थी, तो मतलब कुछ बीच में सेंटर में पॉजिटिव है, तो उन्होंने उस पॉजिटिव को नाम दे दिया न्यूक्लियस, दे दिया। हाँ जी, तो अब न्यूक्लियस तो हो गया, ठीक है, लेकिन एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता, तो उन्होंने क्या बात बोली, अब देखो उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन है ना इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एक स्पेसिफिक पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। उन्होंने शेल वगैरह का कुछ नहीं कहा। अब आप सोचोगे हाँ इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड साहब ने तो सब कुछ बता दिया, ऐसे तो होता है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व अराउंड, इलेक्ट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व करता है। अरे क्या बोल रही हूँ, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, ठीक है जी। तो ये बात उसे बोली, बट इन्होंने स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के बारे में नहीं बोला, इन्होंने शेल के बारे में नहीं बताया। शेल जो KL11 पढ़ते हैं ना, हो सकता है किसी को नहीं भी पता होगा, तो वो आगे हम समझ जाएंगे, ठीक है। इन्होंने शेल के बारे में नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक अपने पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, यहां तक ये बात होगी। ओके, डायग्राम समझ आया। अब देखो क्या हुआ, एम्प्टी स्पेस अनडिफ्लेक्टेड, जहां पे खाली स्थान था, जैसे मान लो, सुनो मेरी बात, कुछ इस तरीके से गोल्ड फॉइल का एटम होगा, अब रेज जा रही है, ठीक है, यहाँ पे तो खाली है ना, जगह खाली है, देखो रेज पास आउट हो रही है, एम्प्टी स्पेस अनडिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, पहला पॉइंट क्लियर। हाँ जी, 180 डिग्री बाउंस बैक रिपल्शन, 180 डिग्री पे बाउंस हुआ, बाउंस हुआ वापस आ गया 180 डिग्री पे, तो यहाँ पे इसको क्या हुआ, रिपल्शन फील हुआ। रिपल्शन हुआ क्योंकि न्यूक्लियस से टकराया था, एग्जैक्ट न्यूक्लियस से टकराया था। स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, जैसे मान लो कि इसके पास से जा रही है, इसको छू के जा रही है, तो डिफ्लेक्शन हो गया कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से, मिक्स मत होने देना, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो गया, और जैसे न्यूक्लियस को छू गई वापस 180 डिग्री पे बाउंस बैक, वापस कहो बाउंस बैक हुए। तो ये 3 पॉइंट आए समझ, ये 3 पॉइंट मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि यहाँ पे कुछ मिक्स ना हो, ठीक है। अब ये चीज आप इससे भी देख सकते हो एक छोटे से डायग्राम के थ्रू। अब आप इनकी ड्रॉबैक्स देखो, इनकी भी कुछ कमियां थी, हाँ जी बिल्कुल इनकी भी कुछ कमियां थी, जैसे थॉमसन की कमियां थी वैसे इनकी भी कमियां थी। कौन कौन सी थी, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। क्या कहा था इन्होंने, क्या नहीं कहा था, वो इनकी कमियां बन गई। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, अरे थॉमसन भी स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, रदरफोर्ड साहब भी नहीं कर पा रहे थे, हाँ जी बिल्कुल, दोनों ही स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, देखो मैं आपको समझाती हूँ, इसको रफ करते हैं। वो इसीलिए नहीं समझा पा रहे थे, ये क्या है, न्यूक्लियस, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन के ना अच्छी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, बट कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होगी। देखो इलेक्ट्रॉन है ना एक चार्ज, जब आप सोचोगे चार्ज की एनर्जी कैसे लूज हो सकती है, मैं आपको एक अपना ही एग्जांपल एक बताती हूँ। जैसे मान लो कि हम सुबह घर से स्कूल के लिए जा रहे हैं, कॉलेज के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, मान लो 11th का पढ़ रहे हैं तो स्कूल जा रहे हैं, तो हम स्कूल से ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकले, और पूरे दिन से हम स्कूल में पढ़े, स्कूल से फिर ट्यूशन कोचिंग या वहाँ गेम खेलने गए इधर उधर, तो सुबह से अपन ने मान लो सिर्फ नाश्ता किया और पूरे दिन से अपन घूम रहे हैं, फिर शाम को अपनी एनर्जी तो डाउन हो जाएगी ना, फिर शाम को अपन पहली बात आएंगे किधर, शाम को हम घर आएंगे, और अपनी एनर्जी भी तो डाउन हो जाएगी। एनर्जी क्यों डाउन हो जाएगी, क्योंकि भाई है तो इंसान ही, अपने को भी तो चार्ज होने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, कुछ पीना पड़ता है, पानी वगैरह पीना पड़ता है, जूस पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूअसली। तो देखो कोई चीज घूम रही है, कोई चीज घूम रही है, तो वो अपनी सर्टेन अमाउंट में एनर्जी तो लूज कर रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई एनर्जी लूज ही नहीं करे, बस घूमे जा रही है घूमे जा रही है घूमे जा रही है, ऐसा नहीं होता। वो अपनी एनर्जी लूज कर रही है, ठीक है, अपनी एनर्जी लूज कर रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी लूज करके ये इस न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, इस न्यूक्लियस में आके गिर जाएगी इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूक्लियस में आके गिरा दे, थपा, वही खत्म, एटम हमारा वही खत्म। ये कैसे, हाँ जी ये ऐसे ही। तो जो रदरफोर्ड थे ना, उन्होंने इसके बारे में इनको जो इलेक्ट्रॉन का ना तो कोई स्पेसिफिक शेल दिया, ना ही कुछ ऑर्बिट वगैरह दिया। उस टाइम तक तो ऑर्बिट वगैरह कुछ पता ही नहीं था किसी को, ठीक है, तो इन्होंने कुछ बताया नहीं था। इन्होंने बस इतना कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो भाई रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, कोई ना कोई एनर्जी होगी, वो इस एटम में जाके गिर जाएगा, तो वो वहां पे एनर्जी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो एटम की तो स्टेबिलिटी खत्म ही कर देंगे ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलते ही वो ब्लास्ट हो जाएगा, मानो एटम, एटम क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। पहला पॉइंट हो गया जी मैम, हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, नथिंग अबाउट
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस एंड एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बताई, वो तो मैंने आपको बताई दी, ठीक है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल, एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, दोनों ही नाम दे देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम था। अब डायग्राम का ये वाला पोर्शन समझने के लिए मैंने ये तीन सेंटेंस नहीं, ये तीन चीजें लिखी, और ये तीन चीजों को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे और बनाया, और ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स, ऐसे ड्रॉबैक्स भी नहीं कह सकते क्योंकि इनकी कही हुई बातें, एक एक तो न्यूक्लियस के बारे में तो सच बोला था, बस ये एनर्जी के बारे में गलत बोल दिया, ये एक ड्रॉबैक बन गया इनका, ठीक है। सो ये था हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप, आइसोबार्स, और आइसोटोप आइसोबार्स कैसे हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, वो सब बातें भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।